बच्ची सही कह रही थी, अब से यही करेंगे। तो जी, तो हमने क्या लिया, अब देखो एक्सपेरिमेंट में जो हो रहा है वहां पे कटोरी बना लो भाई, कटोरियां बनेंगी बहुत सारी। एक कटोरी बनाई हमने, मुंह खोल के ऐसे बड़ी सी बना लेते हैं, ठीक है जी। एक कटोरी बनाई और उसके अंदर हमने बैक्टीरिया डाल दिया। अब देखो मैं पूरा बैक्टीरिया क्यों बनाऊं, मुझे तो उसके जेनेटिक मटेरियल में इंटरेस्ट है ना। बैक्टीरिया एक्चुअली मल्टीप्लाई जल्दी करेगा, इसलिए हमने इकोलाई यूज किया। वो जल्दी मल्टीप्लाई करेगा, उसका डीएनए जल्दी मल्टीप्लाई करेगा, तो हम देख पाएंगे कि डीएनए कैसे मल्टीप्लाई करे, सेमी कंजर्वेटिव है या नॉर्मल है, ठीक है। तो मैं सीधा बैक्टीरिया का डीएनए बना रही हूँ, वैसे होता सर्कुलर है, मैं तुमको नॉर्मल खोल के दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का डीएनए है, नॉर्मल, नॉर्मल नाइट्रोजन वाला। अब जिस मटेरियल में इसको डाला है ना, इस मटेरियल में मैंने बहुत सारे एन, हैवी हैवी नाइट्रोजन है ना, तो N15 डाल दिए, बहुत सारे N15 डाल दिए, ठीक है। ये मैम, इतना से तो मैं ये लिख रही हूँ, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डीएनए, याद रखना सर्कुलर होता है, हम यहाँ ऐसे बना रहे हो, और ये हमारी हैवी नाइट्रोजन, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप बना लिया सबने। मैम। तुमने मेंडल एक्सपेरिमेंट से प्योर लाइन के बारे में सुना होगा। प्योर लाइन मींस कि आपको कोई भी मिक्सिंग ऑफ नहीं होती, आपको जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वही फीचर है, उसको प्योर लाइन कहते हैं। जैसे किसी पेरेंट में आप चाहते हो दोनों कैरेक्टर रिसेसिव हो, तो उसको इतनी बार सेल्फ फर्टिलाइज करा दो कि दोनों कैरेक्टर रिसेसिव ही आ जाए, तो प्योर लाइन बनानी हमने। तो हमने जब इसको बहुत सारी जनरेशन के लिए ऐसे छोड़ दिया ना, एक टाइम आया जब इस मीडियम में, एक टाइम आएगा जब इस मीडियम में आपको सारे बैक्टीरिया मिलेंगे, और सब बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है ना, अब वो कैसा हो चुका है, N15 N15, ठीक है जी। तो अब इस टाइम पे मैं कह सकती हूँ ऑल बैक्टीरिया विथ N15 लेबल्ड डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है जी, क्लियर। मैम, लिख लिए साथ साथ, यस मैम। ठीक है। तो हमने देखा इकोलाई विद बोथ हैवी नाइट्रोजन 15 लेबल्ड फॉर्म बन गया, ऐसे वाले इकोलाई बन गया जिसके बाद दोनों स्ट्रैंड N15 के। अब हमने इसको करा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है पता है? यस मैम। यस मैम। अभी परफॉर्म करा है? नो कोई मैम, बात नहीं, देखा है। तो देखो ये है सेटअप। तो जैसे अभी हमने जो बोला ना बैक्टीरिया, उसको हमने इसी टेस्ट ट्यूब में रखना है, हाथों में थोड़ी लेंगे, है ना। हमने कटोरी में रखा है, फिर थोड़ा सा कटोरी से निकाल के टेस्ट ट्यूब में डाला, और टेस्ट ट्यूब को इस मशीन में डाल दिया। दिख रही है सबको मशीन, इस सर्कल्स में डाल दिया। ये मैम। तो ये सर्कल ना रोटेट करते हैं 1000 टाइम्स पर मिनट। ये इतनी बार रोटेट करते हैं ना कि हर चीज अपने वेट के, अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दिखाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये ब्लड का सैंपल है, तो देखो ब्लड के जो सेल्स होते हैं आरबीसी वगैरह, वो नीचे बैठ गए क्योंकि वो हैवी थे, और प्लाज्मा हल्का होता है, वो ऊपर की तरफ तैर रहा है। तो आपको दो लेयर दिख रही है ना, डार्क वाली और लाइट वाली, यस मैम। ये सेम डेंसिटी के बेसिस पे, अब ऐसे समझ लो वजन के बेस पे सेंट्रीफिकेशन में डाल दिया। तो हमने ये सारा मटेरियल थोड़ा जैसे आपके पास तो पूरी पेट्री डिश थी ना, उसमें से थोड़ा सा सैंपल लिया आपने, और आपने उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। तो येलो से टेस्ट ट्यूब बनाएंगे हम, टेस्ट ट्यूब में डाला और आपने उसको घुमा दिया। जब आपने घुमा दिया ना, तो यू विल सी कि जो N15 और N15 डीएनए मटेरियल है वो एक लाइन में अरेंज हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन बन गई N15 वाली, क्लियर। यस मैम। ये मैम। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अब चल रहे सेकंड स्टेप की तरफ, चलूं आगे? लिख लिया सबने इतना? यस मैम। नो मैम। जिसने नहीं मैम लिखा वेट लिखो, 2 मिनट। लिखो लिखो लिखो, साथ लिखो, क्योंकि आगे के दो स्टेप तुम्हें खुद परफॉर्म करने हैं, तो समझ नहीं आएगा। मैम ये ग्रेडियंट की बात क्या लिखा है? सेंट्रीफ्यूगेशन, मेरे रब्बा, मेरी हैंडराइटिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। मैम। ऑलराइट, चले आगे। यस मैम। यस मैम। मैम रुको। अच्छा रुक गई, दीक्षा आई है? नो मैम। पता चला दीक्षा? मैम उसने छोड़। मैम उसने छोड़ दिया क्या पढ़ना या ट्यूशन? ट्यूशन। अवंती छोड़ दी मैम, बोला मैं स्ट्रेस नहीं ले सकती। ओह, उसको बोलना कोई बात नहीं, अपना अच्छे से पढ़ लियो, ये बोला फेल ना हो जाए ना, बस अच्छे से स्कूल का पढ़ लियो।
चलो कोई आगे चले। अब बनती में ये किस बात का स्ट्रेस? इसमें क्या है, हर किसी का अपना टेम्परामेंट होता है, कोई नई एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना पड़ रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, दैट्स फाइन। चलो आगे आते हैं। अब नेक्स्ट एक देखो, स्टेप 2। ये देख बेटा, दोबारा बना रही हूँ, ध्यान से देखना, अभी तुम्हें दिमाग यूज करना पड़ जाएगा। मेक श्योर तुम सही से सुन रहे हो। देखो जी, आपकी ये कटोरी पड़ी थी, कटोरी के अंदर जो बैक्टीरिया थे उसके पास दोनों स्ट्रैंड कौन से थे? N15 N15। ठीक है बेटा, तुमने यहाँ से थोड़ा सा सैंपल उठाया, ऐसे चम्मच से कटोरी उठाया, चम्मच बना लेते हैं, मजेदार हो जाएगा ये। ऐसे उठाया, वैसे तो हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं, पर मैं मजे से बताना चाहूंगी, जैसे दही निकालते हैं, तुमने दही निकाला और तुमने दूसरी कटोरी में डाल दिया। ठीक है जी, ये रही दूसरी कटोरी में आपने दही डाल दिया, तो थोड़े थोड़े बैक्टीरिया यहाँ आ गए। अब आपने इस कटोरी में हैवी नाइट्रोजन की जगह आपने यहाँ पे डाल दिया लाइट नाइट्रोजन, दैट वाज N14 14 इस कटोरी को मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, ठीक है। दही पलट दिया आपने दूसरी कटोरी में, और यहाँ पे बहुत सारे N14 डाल दिए। ठीक है, आपने छोड़ दिया मीडियम को। अब आपको बताना है कि अब थोड़ी देर में डीएनए रेप्लिकेशन तो होगा, ये बैक्टीरिया ने रेप्लिकेशन करना है, तो जब भी वो डीएनए रेप्लिकेशन करेगा वो मीडियम से नाइट्रोजन लेगा ना, नाइट्रोजनस बेसिस के लिए। तो मीडियम से जो नाइट्रोजन ले रहा है वो तो रेडियो लेबल है, हैवी आइसोटोप वाले है ना, N14 वाले। तो मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, मुझे बताओ कि अगर पेरेंट स्ट्रैंड ऐसे था N15 और N15, और मीडियम में अब जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस अवेलेबल होंगे, नाइट्रोजन अवेलेबल है दैट इज N14, तो नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर भी यही लगेगा। तो अब डीएनए रेप्लिकेशन के बाद आपको स्ट्रैंड कैसे दिखाई देंगे, अपनी कॉपी में बनाओ, कॉपी में बनाओ, N15 and N14 कॉपी में बनाओ, कॉपी में बनाओ, फिर कॉपी में बनाओ, फिर देखते हैं सही निकलता है नहीं। चलो जी, कितने लोग कहते हैं, रेस करना है, कितने लोग कहते हैं कि दोनों स्ट्रैंड N15 बनेंगे? अच्छा, कितने लोग कहते हैं दोनों एक स्ट्रैंड N15 बनेगा? कितने लोग कहते हैं दोनों स्ट्रैंड N14 बनेंगे? ये हाथ नीचे करो, दूसरे उठाओ। अच्छा, देखिए फिर कौन सा बनेगा। यो मैम मैम एक N14 और एक N15, क्योंकि मीडियम में अभी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई है ना, तो इनिशियली एक पेरेंट स्ट्रैंड है हमारे पास बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया हम वो चम्मच में ले आए थे ना, एक N15 बनेगा और एक N14 बनेगा। तो जब ऐसा स्ट्रैंड बनता है ना, हम इसे कहते हैं हाइब्रिड्स। ठीक है, तो दो आपको हाइब्रिड दिखाई देंगे, क्लियर। अब लेकिन अब हमें एक्सपेरिमेंट देख के मेजल्सन एंड स्टॉल को थोड़ी पता चल रहा था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर सेंट्रीफिकेशन करी, सेंट्रीफिकेशन से उसको रिजल्ट दिख रहा था ना, ऐसे दिख थोड़ी रहा था, उन्होंने सेंट्रीफिकेशन कर दी। अब सेंट्रीफिकेशन करी इसकी और पिछले मीडियम की भी करी, पिछले मीडियम को भी डाला। ठीक है, तो पिछले मीडियम में क्या था चम्मच के अंदर? N15 है, तो पिछले मीडियम से उसने N15 वाले सैंपल डाल दिए, और इस वाले मीडियम से उन्होंने दूसरे चम्मच से उन्होंने क्या डाला? N14 डाल दिया, और इसको जोर जोर से घुमा दिया। जब इसको जोर जोर से घुमाया तो सेंट्रीफिकेशन होगी, तो आपको टेस्ट ट्यूब कैसी अरेंज मिलेगी? अब मुझे बताओ भारी क्या है? 15 भारी है तो ये नीचे आपको क्या मिलेगा, N15 या N14? N15 नीचे आ गए, N14 वाले स्ट्रैंड ऊपर आ गए, यो N15 वाले स्ट्रैंड यहाँ आ गए, हाइब्रिड यहाँ आ गया ना बेसिकली, राइट, ये हाइब्रिड आ गया हमारे एक साथ, क्योंकि ये कंपैरेटिवली तो ऊपर आ जाएंगे ना अब, तो ये मेरे हाइब्रिड आ गए, तो मैं लिख दूं यहाँ हाइब्रिड है। तो उनको टेस्ट ट्यूब में दो अलग स्ट्रैंड दिखाई दिए, ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, अब वो कर रहे हैं थर्ड स्टेप, यहाँ तक लिखो सारे, फिर थर्ड स्टेप करेंगे। अब तुम मुझे बताओगे कि आगे क्या होगा। ये चम्मच बहुत खतरनाक बना है भाई बहुत। जिसका हो गया फिर हाथ भेज देना। ट्रस्ट में बहुत फनी लगता है जब ऐसा होता है ना। रुको, साथ तुम्हें भेजना अंगूठे। हाँ
बस लगता है मुझे बारिश हो जाती है। ओके 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 फाइन, या आई गॉट इट, ठीक है, गॉट इट। अब देखो ध्यान से सुनना, अगला स्टेप स्टेप नंबर 3, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मजे आने वाले। अब हमने तीसरी कटोरी ली, ठीक है जी, ये कटोरी नंबर 3 है हमारी। इसके अंदर हमने N15 एंड N14 का सैंपल डाला बहुत सारा, ठीक है, वही जो लास्ट सैंपल हमें मिला था हमने वो बहुत सारा डाला, और इसके साथ हमने इसके अंदर N14 और डाला। ये हैवी आइसोटोप है या नॉर्मल है? नॉर्मल। ठीक है, तो अब मीडियम में N14 का अमाउंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू पेरेंटल स्ट्रैंड। तो मुझे बताओ, अपनी कॉपी में लिखो, पहले लिखो, तुम बनाओगे उसके बाद हम देखेंगे क्या आंसर आएगा, कि अगर एक N15 है एक N14 है और मीडियम में बहुत ज्यादा N14 है तो रिजल्ट क्या होगा? बनाओ कॉपी में, लेट मी नो। क्या दोनों N15 हो गई? क्या एक N15 N14 होगा? क्या दोनों N14 हो गई? या एक से आंसर ज्यादा भी आंसर हो सकता है? A, B, C और D, मोर देन 1 इज करेक्ट। अब मुझे आंसर चैट में दो। चैट अपने दिमाग से देना, ये आंसर इसने दिया ना। डी वाला ऑप्शन क्या बोला था आपने? डी वाला ऑप्शन मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। ए बी सी में से बी वाला, बी वाला। बी इज ये देख के बताना बेटा, ये N15, ये N14। पिंकू, छवि, अच्छा चेक कर ले फिर आंसर। यो मैम। देखो अगर मीडियम में सिर्फ N14 बचा ना तो एक टाइम आएगा जब आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। एक रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि N15 पेरेंट स्ट्रैंड और एक न्यू वाला स्ट्रैंड, और थोड़ी देर के बाद आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा N14 और N14, क्योंकि मीडियम में पेरेंटल स्ट्रैंड ही खत्म हो गया, तो नए वाले स्ट्रैंड भी आपस में बॉन्ड बना लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको 2 स्ट्रैंड का रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। अब हम करेंगे इनकी भी सेंट्रीफिकेशन। तो सेंट्रीफिकेशन जब हम करेंगे, और मैं फाइनल टेस्ट ट्यूब बनाने वाली हूँ, इस पेज पे बना रही हूँ, तो मुझे बताओ, इसे मिटाते हैं, स्टार्ट से बनाते हैं। तो ये ना मेरा फाइनल स्टेप, ठीक है, फाइनल टेस्ट ट्यूब है। तो मुझे बताओ सबसे नीचे की सैंपल में आपको क्या मिलेगा? N15। देखो दोनों स्ट्रैंड बनाना चिपके हुए, ठीक है, N15 के ऊपर आपको किसका स्ट्रैंड मिलेगा? N15 N14 एंड N15 एंड N15, करेक्ट। और सबसे ऊपर आपको किसका स्ट्रैंड मिलेगा? N14, ठीक है। तो अगर डीएनए रेप्लिकेशन ऐसी होती कि पेरेंट का स्ट्रैंड आता, वो खुलता, ठीक है, उससे नया स्ट्रैंड बनता, पेरेंट का स्ट्रैंड आपस में कॉइल हो जाता, नया वाला स्ट्रैंड आपस में कॉइल हो जाता, तो मुझे बताओ अगर ऐसा होता तो सेंट्रीफिकेशन में आपको कौन सा रिजल्ट मिलते? ए बी सी में से कौन कौन से रिजल्ट मिलते? क्वेश्चन रिपीट करना। ध्यान से सुनना, सब चुप कर जाओ, ध्यान से सुनना, क्योंकि डिफिकल्ट है, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब लगते हैं, ऐसे नहीं लगते। कोई भी महंगी किताब खरीद लो या बुक्स लगा लो, ऐसे नहीं होता, सोचना पड़ता है। तो ध्यान से सोचना, चाहे गलत लेकिन सोचना एक बार के लिए, कि अगर ये मेरा पेरेंटल डीएनए है, ठीक है, रेड से बनाऊंगी मैं उसे, अगर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद पेरेंट का स्ट्रैंड आपस में ही क्वाइल हो जाता और नया वाला स्ट्रैंड अलग से आपस में ही क्वाइल होता, तो मुझे बताओ अगर इस मीडियम की, ये वाले केस की, ये सेमी कंजर्वेटिव तो है नहीं, अगर इसको मैं डाल देती ही सेंट्रीफिकेशन के लिए, तो मुझे बताओ आपको कौन कौन से स्ट्रैंड देखने को मिलते, ए बी और सी में से? चैट में लिखना, चैट में लिखना। गुड आंचल, गुड आर्यन, सरला, गुड नेहा। बेटा देख, अगर ऐसा होता ना, सेमी कंजर्वेटिव नेचर नहीं होती डीएनए की, तो आपको ए भी मिलता जिसमें N14 है, और आपको बेटा ये भी तो मिलता ना
N15 N15 वाला, C वाला भी है ना, दोनों स्ट्रैंड मिलते हैं आपको, राइट? तो A एंड C मिलता है। लेकिन जब मेजरसन एंड स्टॉल ने देखा, यहाँ देखो सारे N14 एंड N15 ये हाइब्रिड भी बन रहा है, तो अब उनको रियलाइज हुआ कि हाँ भाई डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है। तो इस हाइब्रिड ने उनको बताया दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। समझ आई? तो बहुत ही डिफिकल्ट अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो तुमसे ये पूछ लेंगे इस एक्सपेरिमेंट में कि किसने बताया डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। अब तुम समझ सकते हो ना कि यार जहाँ हाइब्रिड बना वहीं से तो पता चल रहा है कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, एक पेरेंट और एक न्यू स्ट्रैंड है, राइट? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कोई हो जिसको अभी भी ना समझ आया हो, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से फॉलो अप नहीं लिया था, ठीक है? तो जरा ठंडे दिमाग से उसको एक बार पढ़ना और फिर उसके बाद एक बार दोबारा से लेक्चर देखना, तब तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है? पर इसको आपको स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा, राइट? तो कोई किसी को ना समझ आया होगा, जब एक बार खुद पढ़ना तुम्हें थोड़ा समझ आना स्टार्ट होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मैम अगर ऐसा होता कि सेमी कंजर्वेटिव ना होती और इनकी अलग से ही डीएनए बनती, तो ऐसा नहीं होता कि जो पेरेंट डीएनए होता है उससे जो कॉपी आगे बनती जिसे देख के न्यू स्ट्रैंड बनना है, वो आपस में कोई लोग जो बनेगा वो N14 वाला ही होगा, क्योंकि वो यूज तो N40 वाले बेस पेयर ही करेगा नाइट्रोजन के। हाँ, तो आपको स्ट्रैंड N14 मिलता, लेकिन पेरेंटल स्ट्रैंड भी तो अवेलेबल था ना वहाँ पे, तो कहीं कहीं पे आपको N15 भी मिलता। लेकिन अगर मीडियम में मैं सिर्फ N14 ही रखती ना बहुत बहुत सारी जनरेशन तक, तो एक टाइम आता कि मुझे मीडियम में सिर्फ N14 मिल रहे। तो जो आप कह रहे हो ना, वो अगर मैं बहुत टाइम तक रेप्लिकेशन करती रहती, बैक्टीरिया को छोड़े रखती N14 मीडियम पे, तो फिर ये ही मिलता मुझे N14। ठीक है बेटा? जिसने पूछा था डाउट, यही डाउट था, यही पूछा था ना? मैम जब हम मीडियम में डालेंगे तो उसमें हम जो न्यू जनरेशन वाले और पेरेंट्स वाले दोनों डालेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, हर स्टेप में हम पेरेंट वाले डालते हैं और न्यू जनरेशन खुद से जनरेट होती है। ओके ओके, क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है, चलो बढ़िया। इसी के साथ ये एक्सपेरिमेंट हमारा होता है खत्म। डन? यो मैम ठीक है, चलो अब एक बार के लिए वो क्वेश्चन कर ले आपके कल वाले। अच्छा, कुछ बच्चों का आ रहा था कि आपसे ओपन नहीं हो रहा है वो, मैम। उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजूं? मैम ओके, मैं फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज दूंगी। मैम हो गया था हो जा रहा था ओपन। के बाद मैम हो जाता था। हो गया हाँ ऊपर। सात्विक तू फिर आ गया? गया नहीं तू? यस मैम मैं वापस आ गया। क्यों? जाते कि नहीं? क्या है, बायो पढ़ूंगा। यस अच्छा, वो ना किसी किसी के पास ऐप नहीं होगी, ऐप डाउनलोड करने से हो जाएगा ओपन। कोई ना, मैं पीडीएफ भेज दूंगी। मेरी ट्यूशन इस टाइम तक खत्म हो जाती है, मैं इस टाइम तक घर वापस आ जाता हूँ। अच्छा, रेस्ट करना होगा तुझे, है ना? चल कोई ना, आज एडजस्ट कर ले। ये 3 क्वेश्चन दिए थे मैंने। चलो आई अंडरस्टैंड कि कुछ बच्चों ने नहीं देखा था। चलो एक बार करो इसे, मेरे को आंसर भेज दो 49, 50 एंड 51 का। 49, 50 एंड 51। 49, 50 एंड 51। अक्षिता को भी आज इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है, बेचारी का एग्जिट होता जा रहा है। करो करो। देखो ना, जो 49 क्वेश्चन है वो ट्रिकी है, ठीक है? अब मुझे बताओ, आप लोगों के बैच में टोपो आइसोमेरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था? यस मैम। नो मैम। नो मैम।
साधु नहीं है, साधु ने बोल दिया। पढ़ाना पड़ेगा। देखो मैम कौन सा टॉपिक है फिर रिपीट करना? टोपोआइसोमरेज नो मैम नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। नो चलो मैम। पहले 51 क्वेश्चन करते हैं। चलो आंसर लिखना बंद करो बच्चों। देखो, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन द स्टडी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हैज बीन। डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने के लिए पीछे जाके देखो तो बार बार डीएनए रेप्लिकेशन की बात हो रही है। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। देखो, तुमने दो जगह एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं। एक तो तुमने जब डीएनए हम सर्च कर रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल क्या है तब पढ़ा, फिर आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा। तब आपने एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा एक्चुअली, तब आपने डीएनए का स्ट्रक्चर आपने देखा था कि 4 साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा। उसके बाद अब एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो मेजल्सन स्टॉल, जब वो डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन पूछ रहा है वो, ये बहुत नॉर्मल कंफ्यूजन है डीएनए रेप्लिकेशन को सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के साथ कंफ्यूज करने की। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, समझ आई यहाँ क्या गलती हो सकती है मैम। ना? डीएनए रेप्लिकेशन, एक्साइटेड होके नहीं करना, शांति से करना। डीएनए रेप्लिकेशन को स्टडी करने के लिए हमने किस चीज को यूज किया था अभी? फुल फॉर्म है इशोरेशिया कोलाई, इट्स अ बैक्टीरिया। तो इसको यूज किया था, तो आंसर वुड बी ए। क्लियर, सिंपल था ये। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कौन से साइंटिस्ट ने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए? टीएच मॉर्गन। उनने ड्रोसोफिला की आंख के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उनको आपने कहानी सुनी होगी ना, जब वो इतने सारे ड्रोसोफिला को देख रहे थे और एक ड्रोसोफिला उसको मिला था जिसकी व्हाइट आंख थी, तब उनके दिमाग में खटका था कि कुछ गड़बड़ है, तब उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। सो ड्रोसोफिला की कहानी अच्छी थी। चलो 51 का ए। 50, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड सेपरेट बाय। बेटे डीएनए रेप्लिकेशन में जो दोनों स्ट्रैंड है इनकी जुदाई के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए हेलिकेज। सो आंसर विल बी सी। क्लियर, ये सिंपल था है ना? अब कहानी आती है टोपोआइसोमरेज और डीएनए गायरेज की, तो वो मैं यहाँ बताऊंगी वाइवा के आगे। ठीक है, देखो मुझे फिर से अपने हथियार लेकर आने पड़ेंगे। 1 मिनट, जाना नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा शाहरुख खान को कि वो अक्सर अपने कंधों पे स्वेटर डालते हैं, देखा है आपने? पिक्चरें देखी है? देखा है। उनसे इंस्पायर होकर हम अगली बार पढ़ेंगे ठंड लग रही कि है अगर आपको? ये इंटरनेट पागल हो गया क्या? पता है कितनी गर्मी है, पसीने छूट रहे हैं मेरे। तो फिर हम स्वेटर ले अगर पकड़ के को मुझे निचोड़ देना तो सच में पसीना निकलेंगे। आज मैं कॉलेज में कोई स्वेटर क्या स्वेटर ले आई आपने? इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं, शर्ट है मेरी, हर दूसरे दिन पहन के इसी को तो क्लास लेती हूँ मैं। ये मेरी गो टू शर्ट है, मेरी मम्मी की शर्ट है, बहुत खुली डुली है, मजा आता है पहनने में इसे। मैंने, अरे इधर देख लो कौन से बातों में लगा देती हूँ मुझे बदतमीज कहीं के। देखो ये एक डीएनए का स्टैंड है, दिख रहा है? ब्लर स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी अदरवाइज ना किसी को कुछ नहीं दिखेगा। अरे हट जा भाई। हाँ एंड शो एंड करो, अभी लाइव शो चलेगा यहाँ। एक तो मेरा व्हाट्सएप खुल जाता है यूट्यूब पे तो बहुत ही गलत है। स्टॉप प्रेजेंटिंग ब्लर। तुम देख लोगे मेरे घर में क्या क्या है। ओहो कुछ नहीं दिख रहा खिड़की जैसी बाहर। खिड़की नहीं है वो, मुझे ये नहीं समझ ये ब्लर कहाँ से हटेगा? इफेक्ट से मैम। इफेक्ट कहाँ है? विजुअल इफेक्ट। बच्ची इंटेलिजेंट है, दिख रहा है अब? सबको मैं ही दिखनी चाहिए। देखो वो पर्दे हैं, उसके ऊपर छतरी लटकी है, वहां पर छतरी है, फिर भी हम जब भी बाहर जाते हैं इसको भूल के जाते हैं, इसलिए हमारे पास अलग अलग से छतरी है। मेरे पास 3 छतरी है मेरे पास, मेरी मम्मी के पास अलग है। खिड़की नहीं उधर? उसके पीछे खिड़की है, ढकी हुई है भाई। ये अलमीरा है, मेरी अलमीरा है। पढ़ा दूं अब? मैम। एक डीएनए का स्टैंड है और ये एक डीएनए का स्टैंड है, दिख रहा है सबको? तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ओए चुप कर जाओ, बार बार मत पढ़वाओ मुझे यार, मैं थक गई हूँ, गर्मी लग रही है मुझे बहुत, उफ गर्मी है। देखो ये एक डीएनए का स्ट्रैंड, एक डीएनए का स्ट्रैंड, जब डीएनए के स्ट्रैंड आपस में कॉइल्ड थे,
जब डीएनए रेप्लिकेशन, अब ये ऐसे कॉल कर देते हैं अपन, है ना, पास पास में, ठीक है जी। सुन लो माइक बंद करके, या तुम पढ़ा लो। अब डीएनए रेप्लिकेशन जब होगा तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, तो ये अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है, दिख रहा है तुम्हें? आप सभी ठीक है। तो जब ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, ऐसे खुल रहे हैं, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा। लेकिन अगर हम इस पे ध्यान दें, सो यू कैन सी, बेटा माइक बंद कर ले, समझ नहीं आएगा तेरे को, ही समझ नहीं आएगा, मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट। तो देख बेटा, जब भी ये डीएनए खुलेगा ना, जब ये ऐसे कॉइल्ड है, एक तरफ से वो खुल रहा है, तो तुम देख रहे हो दूसरी तरफ पे स्ट्रेस बहुत पड़ रहा है, यहाँ पे शर्ट पे दिखाई दे रहा है? अभी भी वो कॉइल्ड है, नो डाउट, अभी भी देख लेते हैं हम, पास से देख लेते हैं, अभी भी वो कॉइल्ड है आपस में, दैट इज फाइन। लेकिन जितना डीएनए एक तरफ से खुल रहा है, उतना ज्यादा पीछे की तरफ स्ट्रेस बढ़ रहा है, इजंट इट? यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है। हाँ हर्षिता बोलो, बोलोगी या पिटोगी? नहीं बोलोगी। तो ये जो स्ट्रेस है ना, ये मेरी मम्मी की शर्ट पे तो ठीक है, लेकिन डीएनए के ऊपर ये ठीक नहीं है, क्योंकि डीएनए टूट जाएगा, और अगर डीएनए टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है टोपोआइसोमरेज, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये इतना कॉइल्ड है और मेरे को इसे खोलना ही है, मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं इसे ओपन ना करूं, तो अगर मुझे इसे खोलना है और ये इतना कॉइल्ड है, तो मैं इसका स्ट्रेस कैसे रिलीव करूं? क्या लगता है क्या कर सकते हैं? दो चीजें आपस में स्ट्रेस इंक्रीज कर सकते हैं। बेटा जादू थोड़ी है, डीएनए की लेंथ इंक्रीज कर देगा। पिछली तरफ से ओपन है तो भी हो सकता है। पिछली तरफ से तो देख यहाँ भी ओपन है ना, लेकिन स्ट्रेस तो पड़ रहा है ना, स्ट्रेस पड़ता रहेगा, ओपन से तो कुछ नहीं होगा। नो मैम, ऑपोजिट रोल करके। ऑपोजिट रोल कर ले, ऐसे कर ले। यस मैम, फिर खुल जाएगा ये। हाँ बेटे, डीएनए ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे ही घूमेगा, तेरे कहने पे ऐसे नहीं घूमेगा। और कुछ सोचो। अच्छा अगर मैं, मैम कोई हाँ बोल बोल। मैम कोई एंजाइम डाल के इसको अलग कर दे। नहीं, चालाक बनती है ये तो हमें ही पता एंजाइम आएगा। ये दोनों स्ट्रैंड है ना, अगर मैं इसमें से एक स्ट्रैंड को काट दूं, यहाँ पर इसे काट दूं और दूसरा स्ट्रैंड इसके थ्रू निकाल दूं, तो थोड़ा सा रिलीफ नहीं हो जाएगी टेंशन? ये बात मैं तुमको ड्रॉ करके समझाती हूँ, क्योंकि अगर मैंने शर्ट काट दी तो मुझे काट दिया जाएगा, विच इज नॉट राइट। विजुअल इफेक्ट लाए हम दोबारा। शर्ट काट लो हाँ मैम क्या आप बोल रही है? शर्ट, आप अपनी शर्ट काट लो ना, अपनी मम्मी की रहने दो। तुम बेटा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रहनी दो इस सिचुएशन में, लेट मी डू इट। तो देखो, ये था डीएनए, बढ़िया से कॉइल था, कोई चक्कर नहीं था, बढ़िया चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे डीएनए, सुन लो यार, सुन लिया करो, अब देखो बातें करनी थी, करा ली ना मैंने, अब चुप कर जाओ जरा। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा ये तो बताना चाहिए ना, स्क्रीन शो नहीं हो रही। वही तो बता रहे थे। अच्छा ये ले, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, पेरेंट, और ये पेरेंट की है, बस मैं अलग कलर से बता रही हूँ ताकि तुमको ना समझ आ जाए, ठीक है जी। जैसे जैसे ये एक तरफ से ओपन होता जाएगा, तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ कि स्ट्रैंड कुछ इस तरीके से यहाँ से ओपन हो रहा है। जैसे जैसे यहाँ से ओपन होता जाएगा, पीछे स्ट्रेस बहुत बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये ना स्ट्रेस बढ़ गया है, एज यू कैन सी, दिख रहा है कितना स्ट्रेस है बेचारे को। इस स्ट्रेस को क्लियर करने के लिए दो चीजें हो सकती है। देखो अब ये बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा, मैंने तुम्हें क्वेश्चन ही कराना था। एक है प्रोक्रियोट्स, प्रोक्रियोट जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, और एक होते हैं यूक्रियोट्स, ठीक है। यूक्रियोटिक सेल में जो एंजाइम इस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आते हैं, जो स्ट्रेस है इसे रिलीव करने के लिए आता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, और मेरा स्पेलिंग क्यों नहीं पूरे पढ़ रहे हैं। टोपोआइसोमरेज दो टाइप के होते हैं, टोपोआइसोमरेज 1 एंड टोपोआइसोमरेज 2, ठीक है जी, दो टाइप के मिलेंगे आपको, क्लियर। प्रोकैरियोट के अंदर भी टोपोआइसोमरेज के ही एक वैरायटी आती है, पर इसका नाम अलग है, इसे हम बुलाते हैं गाइरेज, ठीक है। इट इज ऑल्सो टोपोआइसोमरेज, तो काम एक ही तरीके से कर रहे हैं, पर नाम अलग है, क्योंकि एंजाइम थोड़ा सा अलग है एक दूसरे से, राइट। अब देखो ये क्या करेगा, अगर मुझे स्ट्रेस रिलीव करना है, तो इसने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं किया, मैं इसको थोड़ा सिंपल बना देती हूँ। इसने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं किया, इसने एक चेन के ऊपर कट लगा दिया, ध्यान से देखना,
ये रेड वाली चेन, ये ब्लू येलो वाली चेन, और इसने कुछ नहीं किया, एक चेन के ऊपर कट लगाया, एक स्ट्रैंड के ऊपर। सो एक स्ट्रैंड पे इसने कट लगा दिया, ठीक है। जब इसने एक स्ट्रैंड के ऊपर कट लगाया तो इस स्ट्रैंड के कट के थ्रू ये रेड वाला चेन, ध्यान से देखना, रेड वाला जो स्ट्रैंड है इसके ऊपर से निकलेगा। थोड़ी देर में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा स्ट्रक्चर। अब देखो कंपैरेटिवली पिछले स्ट्रक्चर से ये ज्यादा इजी नहीं है मैम। ये ज्यादा स्ट्रेस है और ये कम स्ट्रेस है, लेस स्ट्रेस है, राइट। देखो पूरा स्ट्रेस तो खत्म हो नहीं सकता क्योंकि डीएनए है तो कॉइल डी, लेकिन कम स्ट्रेस हो गया। तो ये जो कट लगाया है ना, ये करा है टोपो आइसोमरेज 1 ने, क्योंकि एक चेन में कट लगाया, एक स्ट्रैंड के ऊपर कट लगाया। अब मान लो ये एक केस था, सेकंड केस ध्यान से सुनना। अब मान लो कि ये दोनों स्ट्रैंड है, ये रेड वाला मेरा और ये मेरा हमारा येलो वाला। अब एक एंजाइम आया जिसने क्या किया, उसने थोड़ा सा कट लगाया रेड वाले पे भी और उसने थोड़ा सा कट लगा दिया येलो वाले पे भी, यानी कि दोनों स्ट्रैंड पे उसने कट लगाया। वो चाहता था जल्दी रिलीफ मिले। तो जब एंजाइम दोनों स्ट्रैंड पे कट लगा दे तो रिजल्ट तो वही निकलेगा, थोड़ा सा ये रिलैक्स हो गया कंपैरेटिवली, ठीक है। लेकिन दोनों स्ट्रैंड पे कट लगाया ना, तो जब दोनों स्ट्रैंड पे कट लगाता है वो होता है एंजाइम टोपो आइसोमरेज 2। तो 2 वाला दोनों पे कट लगाएगा और 1 वाला एक पे लगाएगा, ठीक है। गायरेज एक ही पे लगाता है, क्लियर है इतना। यो मैम। यो मैम। अब इधर आते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ है हमारा, क्वेश्चन कहाँ है हमारा, क्वेश्चन कहाँ है हमारा, स्क्रीन पे। स्क्रीन। कौन सी स्क्रीन, मैम स्लाइड्स यस जो आपने खोली थी अभी। थैंक यू, ऐसे बोलना था ना। ये रहा स्क्रीन, ये रहा। अब ध्यान से सुनना। There is a special protein that helps to open up DNA double helix in front of the replication fork. ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसने बहुत खतरनाक लाइनें डाली हैं, गलत हो सकता है आराम से। इन्होंने को बोला डीएनए के हेलिक्स को खोलने के लिए क्या यूज हुआ है, पर लाइन देखो क्या है, डीएनए के डबल हेलिक्स को इन फ्रंट ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क। तो वो ये नहीं कह रहा कि जो रेप्लिकेशन फॉर्क बना है ये, इससे खोलने के लिए किस एंजाइम का यूज हुआ है, वो कह रहा है इन फ्रंट ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क, मतलब यहाँ पर जहां पे स्ट्रेस बन रहा है, जिस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फॉर्क मूव कर, जिसके ऑपोजिट रेप्लिकेशन फॉर्क मूव कर रहा होगा, तो जहां स्ट्रेस बन रहा है ना, वो स्ट्रेस वाली लोकेशन में पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम है जो यहाँ पे रिलीफ कॉज कर रहा है, ठीक है। सो वो डीएनए को खोल के तो रिलीफ कॉज करता है ना। सो देयर इज अ स्पेशल प्रोटीन दैट हेल्प, एंजाइम आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, इसलिए इसको प्रोटीन लिखा है, ठीक है। So there is a special protein that help to open up DNA double helix in front of the replication fork. तो replication fork के front में DNA के डबल हेलिक्स को खोलने में मदद करता है, उसका क्या नाम है। अब दिक्कत ये है कि इन्होंने बताया नहीं है प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, तो इसका आंसर टोपोआइसोमेरेज 1 भी हो सकता है, डीएनए गायरेज भी हो सकता है। पर ये क्वेश्चन है 1994 का, तो हो सकता है उस टाइम एनसीईआरटी में सिर्फ डीएनए गायरेज का जिक्र होता था, तो इसका अगर गायरेज होता तो आरएनए गायरेज होता ना, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में नहीं बेटा, प्रोकैरियोट्स में तो बैक्टीरिया भी होते हैं ना, तो उनका जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए भी होता है डबल स्ट्रैंडेड, ओके मैम। है ना। वो वायरसेस है, तो प्रोकैरियोट को आरएनए से कंफ्यूज नहीं करना, ओके। सो बेटा शायद उस टाइम पे गायरेज ही एनसीईआरटी में लिखा था, तो इसका आंसर पीछे सी है। अब इसका आंसर डी और सी दोनों हो सकता है, बिकॉज गायरेज एंड टोपोआइसोमेरेज 1 दोनों एक ही काम कर पा रहे हैं ना यहाँ पे, राइट। क्लियर है। यो मैम। तो अभी के लिए आप ये क्वेश्चन छोड़ोगे, अभी के लिए आप ये क्वेश्चन छोड़ दोगे, पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। चलो भाई, तो आपको याद है ना कितना टाइम बचा है, 12 मिनट्स। तो याद है ना लास्ट के कुछ मिनट्स में हम लोग क्या करेंगे। वाइवा। कौन से चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए कहा था, फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए कहा था, यो मैम। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर प्रिपेयर से पहले मेरे को इसकी डायग्राम लेबलिंग एक बार तुमसे पूरी करानी थी, कल हो नहीं पाई ना। यो मैम। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं इसको कलर कर देती हूँ, राइट। वो थोड़ी सी रह गई थी बच्चों की, वो वाले तो कर लेते ना हमने, एम्ब्रियो सैक वाला। तुम तो ऐसे बिहेव करते हो जैसे पहली बार आए हो क्लास में,
मैम ओव्यूल का किया था कल। लास्ट ओव्यूल ही क्या था। ठीक है, ओके। वो स्लो चल रहा है, आज थोड़ी चलेगा काम। तब तक तुम कोई क्वेश्चन तो प्रिपेयर करोगे। ठीक है, खुल गया बस, खुल गया। बताओ भाई, मैंने पूछना था। एपोमिक्सिकन, पॉली एम्ब्रियोनी एंड पार्थिनोकार्पी क्या होता है? मैम दिख ही नहीं रहा स्क्रीन। मैंने स्क्रीन दिखाई भी नहीं है तुझे। ये ना लोड नहीं हो रहा। कोई ना, मैं यहाँ से पूछ लेती हूँ। चलो वाइवा खेल लेते हैं, वाइवा वाइवा टाइम। क्या मैं मैम थी? चैट में लिखे हैं। एक सेकेंड। तो वाइवा में मैं थी, हाँ। सीट पढ़ाना था मुझे, एक बार ना सीट तुमसे चेक कराना था, तुमको कहते याद है या नहीं? मोनोकॉट और डाइकॉट। रेज योर हैंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कॉन्फिडेंस अच्छा लगा मुझे बच्ची का। सिर्फ, ओह अरे वाह, बहुत सारे बच्चे हैं तो। ओके बेटा, तो मोनोकॉट में तान्या मुझे बता सकती है, मोनोकॉट में कौन कौन कितने कॉटिलिडन होते हैं? मैम वन। वन कॉटिलिडन। इसके अलावा एक सेंटर में एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है। और क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पर क्या लिखूं ऊपर? और ये नीचे वाले स्ट्रक्चर को क्या लिखूं? अनामिका, ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है ना, तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर को क्या लिखूं मैं, और नीचे वाले को क्या लिखूं? जहां से रूट निकलेगी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हर्ष? रेडिकल। रेडिकल। तो रेडिकल के ऊपर कुछ होता है इन द केस ऑफ मोनोकॉट्स? कॉल्यूराइजा होता है। कॉलियोराइजा, यस वेरी गुड। ओके, और इन द केस ऑफ ऊपर जहां से रूट्स निकलती है उस जगह को क्या बुलाते हैं? मैम रूट्स नहीं, प्लूम्यूल। शूट निकलती है, प्लीम्यूल बोलते हैं फ्लूइड उसको। निकलता है, प्लूम्यूल, शाबाश। और प्लूम्यूल के ऊपर क्या लगा होता है हर्ष? कॉलियोपिटाइल। कॉलियोपेटाइल। पेटाइल और राइजा का फर्क कैसे याद किया तूने? राइजा आर से याद किया, रूट। रेडिकल। आर से रूट, आर से राइजा, ठीक है। अब याद हो जाएगा तान्या? यस मैम। ठीक है। डाइकॉट के केस में, डाइकॉट सीट के केस में पूजा कितने कॉटिलिडन होते हैं बेटा? मैम टू। 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, शाबाश, राइट। 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। इसके अलावा इसके पास रूट की तरफ क्या होता है? जहां से रूट निकलेगी उस रीजन को क्या बोलूंगी इसमें? बेटा इसी में भी रेडिकली बोलते हैं। और इसके ऊपर होती है रूट कैप। हर्ष, रूट कैप कहाँ होती है मोनोकॉट के केस में? कॉल्यूराइजा के बाद। कॉलियोराइजा से पहले होती है ना। कॉलियोराइजा रूट कैप के ऊपर लगा होता है, ठीक। मैम। ये रेडिकल, ध्यान से देखना, रेडिकल। रेडिकल के ऊपर हमारे पास रूट कैप, जो कि डाइकॉट में भी था, एक रूट कैप लगा है। उसके ऊपर इसके पास एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं कॉलियोराइजा, ओके। मैम। अब डाइकॉट के केस में ऐसा भी कोई सीड होता है जिसके अंदर थोड़ा सा पेरिस्पर्म रह जाए, एंडोस्पर्म रह जाए बेसिकली? यस मैम। ऐसा एग्जांपल बताओ उस सीड का जिसके अंदर एंडोस्पर्म रह जाता है डाइकॉट में। मैम ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर। तो पेपर के अंदर आपको दिखता है व्हाइट कलर का, अगर आप उसके बीज को तोड़ दो, राइट? ठीक है, राइट, वेरी गुड। अच्छा, सीड कोट पता है किसी को? सीड कोट यस मैम। बताओ भाई। सीड कोट के 2 नाम होते, क्या क्या? सीड कोट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, उसी के अंदर आपको ये सारी चीजें दिखाई देती है, सी डाइकोट फॉर एग्जांपल। तो आउटर सीड कोट को क्या बुलाते हैं? 2 लेयर होती है इसमें। आउटर वाले को क्या बुलाते हैं? टेस्टा। और इनर वाले को टैगमन। टेगमन। सही बोल रही है? मैम।
ठीक है, ओके कूल, ऑलराइट, सीड का पार्ट डन। अब मुझे बता दो व्हाट इज, रुको मैंने ना क्वेश्चन रखा था, एक सेकंड रुकना, अभी हैंड रेस करके बताना मुझे। कहाँ है मेरा क्वेश्चन, एक सेकंड रुकना, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए थे, पता मैं पूछूंगी क्लास में। कहाँ गया ये था बेटा, पॉलिनेशन पे मैं पूछना था मुझे, यस पॉलिनेशन पे क्वेश्चन पूछना था मुझे, पॉलिनेशन रिवाइज नहीं कराया था मैंने, ठीक है। तो जब पॉलिनेशन, ध्यान से सुनना और रेज योर हैंड, अगर एक ही प्लांट है और उसमें एक ही फ्लावर है और उसी फ्लावर में मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है, तो मुझे बताओ राजकुमारी, यहाँ पे कैसी वाली पॉलिनेशन होगी, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन? मैम सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, गुड। अगर एक ही प्लांट है, उसमें एक फ्लावर है, मैम क्रॉस क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक ही प्लांट है। क्योंकि उसके पास दोनों प्लांट होते हैं ना, इसलिए जनरली उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी। हाँ, अगर उसने अपने आप को बचा रखा है ना, उसने अरेंजमेंट्स कर रखी है कि पॉलन ग्रेन अलग टाइम पे बन रहा है और फीमेल अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रही है, तब सेल्फ पॉलिनेशन बचाई जा सकती है, ठीक है। पर मैंने ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी थी ना, मैम ठीक है। अब बेटा एक प्लांट है जिसमें फ्लावर तो सेम है, लेकिन प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर एक फीमेल फ्लावर है और एक मेल फ्लावर है, तो इस केस में ये वाले प्लांट को हम क्या बुलाते हैं, किस टाइप की पॉलिनेशन होगी यहाँ पे? मैम सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होगी। यस मैम। किससे पूछा आप? अच्छा सॉरी, मैंने तो पूछा नहीं। क्रॉस। अंकित, वंश वंश कैसी होगी? मैम सेल्फ पॉलिनेशन होगी और मैम उसको हम गिटनोगैमी बोलेंगे। हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन होगी क्योंकि प्लांट तो सेम ही है ना बेटा, माइक बंद कर लो, बाकी प्लांट तो सेम ही है ना, तो जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन है ये, जेनेटिकली, ध्यान से सुनना बेटा, माइक बंद कर ले, तेरी आवाज डिस्टर्ब कर रही है। मैं, कौन है ये? हरीश। तो यहाँ पे होगी जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन क्योंकि प्लांट सेम है ना, तो जीन तो सेम है, लेकिन फ्लावर तो अलग अलग है ना, तो इस वाले प्रोसेस को हम गेटनोगैमी कहते हैं, राइट। तो मुझे बताओ जीनोगैमी किसको कहते हैं? एक सेकेंड, रितेश, जीनोगैमी किसे कहते हैं बेटा, क्या कंडीशन होगी? डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट के फ्लावर के बीच। डिफरेंट प्लांट के बीच में, इसका एक एग्जांपल बता सकते हो बेटा? इसी का एग्जांपल बता सकते हैं जीनोगैमी का? बेटा पपीता, पाए तो बताया था, ठीक है। डेट पाम और पपाया, पपाया याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी बार बार से मेंशन करती है और पीबीए यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में होती है। यूनिसेक्सुअल, हाँ यूनिसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल प्लांट भी होना चाहिए, प्लांट यूनिसेक्सुअल होगा, और कोई एग्जांपल नहीं बना, राइट। तो पपीता याद रखना क्योंकि बार बार नीट पूछ लेता है। अच्छा, अब मैं तुमसे एक चीज पूछती हूँ, अब ये कॉन्सेप्चुअल है, तो सोचना, सोचो, दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछूंगी मैं, ठीक है। पहला सोचो कि अगर एक प्लांट, एक जगह पे सॉइल है और इस सॉइल पे ना मैंने न्यूट्रिएंट्स, अच्छा एक एक फील्ड है, फील्ड ए, और एक मेरे पास फील्ड है, फील्ड बी। ए फील्ड के अंदर मैंने बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट डाल दिए, आपको पता है फर्टिलाइजर में एनपीके ज्यादा होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड के से पोटेशियम, बहुत अच्छे से इसमें सारे न्यूट्रिएंट सप्लाइड है। बी वाले के केस में न्यूट्रिएंट थोड़े कम सप्लाई है, सप्लाइड है लेकिन थोड़े कम है, ठीक है। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे टोमेटो ग्रो करे, ठीक है, और यहाँ भी टोमेटो ग्रो कर रही हूँ, एक में न्यूट्रिएंट ज्यादा है, एक में न्यूट्रिएंट कम है, ठीक है। तो मुझे बताओ दोनों में टोमेटो किस साइज के उगेंगे, क्या लगता है? क्या दोनों में इक्वल साइज का टोमेटो उगेंगे, या ये हो सकता है ए में जो टोमेटो का साइज होगा बड़ा होगा और बी के कंपैरिजन में, या फिर ए के टोमेटो छोटे होंगे बी के कंपैरिजन में, या फिर तुम ये बिल्कुल नहीं बता सकते? बताओ क्या लगता है, ए बी सी, ऑप्शन क्या लोगे 1 2 एंड 3 में से, चैट में लिखना, सोचो, चैट में लिखना।
ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था ना। तो ऐसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं कि अगर यहाँ पे न्यूट्रिएंट की कमी है बी के केस में, तो ऑब्वियसली जो भी प्लांट यहाँ पे उगेगा उसका साइज कंपैरेटिवली कम होगा, वो कंपैरेटिवली कम हेल्दी होगा एज कम्पेयर टू जहाँ पे न्यूट्रिएंट ज्यादा है, राइट? इतनी बात तो क्लियर है ना? यो मैम। आंसर वुड बी बी। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, आई विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है? तो रेज योर हैंड, मुझे बताओ इशिका, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन किस में देखने को मिलेगा? इशिका, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में सेल्फ पॉलिनेशन में, वेरी गुड। ये बता इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है? मतलब जब हाँ बता। मैम कि जब ज्यादा टाइम जो है फर्टिलाइजेशन होगी किस में? प्लांट में। तो फिर क्या दिक्कत है? ओके, नेहा, यू वांट टू ट्राई? तान्या, तुम बता सकती हो? मैम जब एक सेल्फ पॉलिनेशन एक ही प्लांट में होगी तब जो उनका जेनेटिक मटेरियल होगा सेम ही रहेगा, बार बार क्रॉसिंग होने की वजह से उनमें जो ब्रीडिंग है वो मतलब न्यू ब्रीड नहीं आएगी। तो डिप्रेशन क्यों हो गया? देखो देखो, अगर एक प्लांट है ना, हाँ बता। इसकी बायोलॉजिकल फिटनेस रिड्यूस हो जाएगी और इसमें वेरिएशन नहीं आएगी। वेरिएशन नहीं आएगी, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा आंसर हुआ। जैसे प्लांट ए है और इसके पास बीमारी के जीन है, आपको पता है ना जो घातक बीमारियां होती है वो जर्नली रिसेसिव होती है, तो इसके पास बीमारी का जीन था रिसेसिव, ठीक है? अब इस प्लांट में ब्रीडिंग ना अपने रिश्तेदारों में हुई है, तो पॉसिबिलिटी है इसके रिश्तेदारों में भी वो रिसेसिव जीन हो। जब रिप्रोडक्शन एक ही परिवार में होती रहती है ना, तो अगर एक परिवार में कोई डेडली डिजीज का जीन है, वो मेल और फीमेल का आपस में मिल जाता है, समझ रहे हो? अगर रिसेसिव जीन है, मान लो मेरी फैमिली में, ठीक है, किसी भी डिजीज होने का, तो मैं उसकी कैरियर हूँ। अगर मैं अपनी ही फैमिली में शादी करती हूँ अपने कजन से, तो हो सकता है ना वो रिसेसिव जीन उसके पास भी हो। तो मेरे हस्बैंड के पास भी रिसेसिव जीन है, मेरे पास भी रिसेसिव जीन है डिजीज कॉज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से किसी भी तरीके की बीमारी है, बीमारी एक्स है, अब मेरे पास रिसेसिव जीन है, उसके पास रिसेसिव जीन है, तो जो हमारे बच्चे होंगे, सोचो अगर दो कैरियर पेरेंट्स है, अगर दो कैरियर पेरेंट्स है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि बच्चों के पास वो जीन चला जाए। यस मैम। हो सकता है ना? तो इसलिए इसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कि जो आने वाली जनरेशन है ना वो बीमारियों के साथ होने लग जाती है और पूरी जनरेशन खराब हो जाती है, ऐसे प्लांट की डेथ हो सकती है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमेशा इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, इसलिए कहते हैं कि रिश्तेदारियों में शादी नहीं करनी चाहिए, ये खतरनाक हो सकती है आने वाली जनरेशन में। एक दो में फर्क नहीं पड़ेगा खास, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में नुकसान हो। मुझे बताओ, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन कौन इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है? इवोल्यूशन किसकी वजह से होता है दुनिया में? सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन? किसकी वजह से होता है इवोल्यूशन? क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो नया जीन तो आया ही नहीं। वेरी गुड। अच्छा आरुषि, कौन सी पॉपुलेशन के सर्वाइव होने के चांसेस ज्यादा है? अगर कोई तूफान आ गया, कोई प्रलय आ गया, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो कौन सी प्रजाति ज्यादा सर्वाइव कर पाएगी? वो जो सेल्फ पॉलिनेशन कर रही है वो कि क्रॉस पॉलिनेशन कर रही है? सर्वाइवल चांसेस इससे ज्यादा है। सेल्फ पॉलिनेशन। नहीं बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन के। क्यों? क्योंकि जो क्रॉस पॉलिनेशन कर रही है ना उनके बच्चों में वेरिएशन है। जो सेल्फ पॉलिनेशन कर रही है ना, जैसे मौसम बदलेगा ना उसके साथ उन सबकी डेथ हो सकती है, लेकिन जिनमें वेरिएशन है ना वो बदलते मौसम के साथ सर्वाइव कर पाते हैं, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? तो सर्वाइवल के चांसेस उसके ज्यादा है, समझ आई बात? क्योंकि वो ज्यादा फिट है। थोड़ा इवोल्यूशन में तुम इसको और डिटेल में पढ़ोगे, डोंट वरी। ओके चलो, इतना बहुत था दोनों के बीच में कंपैरिजन। कितने बजे क्लास है तुम्हारी अगली? 8:30। 8:30। 5 मिनट और ले लूं?